नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड को भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड को भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 856090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736921 पे किसी जानकारी। दोस्तों ये हिस्ट्री का सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर है और इसमें हम लोग एंशिएंट और मेडिवल के प्रश्नों को देखने वाले हैं। सभी एमसीक्यूज हैं और इनकी संख्या कुल 50 है। सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर भी अच्छे होते हैं। सेक्शन वाइज अगर आपने कवर किया है सिलेबस को तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि आपने उस लेवल की तैयारी की है या नहीं जो कि परीक्षा के लिए आवश्यक है। तो आइए देखते हैं। और यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स और आरओ दोनों के प्रीलिम्स के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में दिए हुए प्रश्न है तो दोनों माध्यम के अभ्यर्थी यहाँ से देख सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। अगर पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो ये पोस्टर आपके लिए बना हुआ है और यहाँ से पहला प्रश्न आप देख रहे हैं। प्रश्न में कहा गया है और ध्यान से इसे पढ़िएगा। इसमें कहा गया है कि जय संहिता में श्लोकों की संख्या कितनी है, ये पूछा गया है। अब यहाँ नीचे जो नंबर दिया है ये अप्रॉक्सीमेट है, ये एकदम टू बी एग्जैक्ट नहीं है। तो कहा गया है कि 88,000 श्लोक है या 1 लाख के आसपास श्लोक है, 24,000 श्लोक है या 8,800 श्लोक है, ऐसे दे रखा है। इसमें से कितना होगा देख लीजिए। और पहले प्रश्न के इसमें जितने भी विकल्प दिए हैं उसमें से सही उत्तर हो जाएगा डी वाला 8,800। कुल मिलाकर कितने श्लोक हैं? 8,800 श्लोक हैं जय संहिता में। अब कुछ लोग कहेंगे कि महाभारत को ही जय संहिता कहा जाता है और इसमें 1 लाख से ज़्यादा, करीब 1.5 लाख के आसपास श्लोक हैं और दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है और उसमें 1,10,000 से लेकर लोग दावा करते हैं कि 1,40,000 तक श्लोक पाए जाते हैं। तो ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन यहाँ जय संहिता को महाभारत कहना ये सही नहीं है। ये महाभारत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, पूरी महाभारत नहीं है। जय संहिता में विजय गाथाओं का और वीर गाथाओं का ब्यौरा है, इसमें पूरी महाभारत की कथा समावेशित नहीं है। तो ये दायरा सिर्फ छोटा सा है और इसमें सिर्फ 8,800 श्लोक ही पाए जाते हैं। इतना आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते, यहाँ देखिए दूसरे नंबर के प्रश्न को। इसमें कहा जा रहा है कि थेरी गाथा, उदान और पातिमोख, तीनों के नाम को ध्यान से देखिएगा। इनका संबंध किससे? थेरी गाथा, उदान और पातिमोख, इनका संबंध किससे है? नीचे दिया है बुद्धिज्म, आजीवक, जैनिज्म या पुष्टि मार्ग। इसमें से कौन सा पंथ होगा? तो नाम से भी आप गेस कर सकते थे, वैसे इसका बौद्ध मत हो जाएगा, यानी बुद्धिज्म से इनका संबंध है। इसके बाद तीसरे नंबर के प्रश्न में चलते हैं। यहाँ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है। एक तरफ कुछ इंस्क्रिप्शन है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है और सामान्य वाले हैं, और इनका संबंध किस राजा से या किस डायनेस्टी से है वो इनके सामने दिया है। तो 3 तो इसमें सही मैच है, लेकिन एक जो है वो गलत है। जो गलत है वही तलाशना है आपको, पहले देख लेते हैं। तो पूना ताम्रलेख, उसके आगे लिखा है गुप्त डायनेस्टी। पडक्कल अभिलेख, इसके आगे लिखा है चालुक्य डायनेस्टी। रबातक अभिलेख, इसके आगे लिखा है कुषाण। और ग्वालियर प्रशस्ति यानी ग्वालियर इंस्क्रिप्शन जो है इसके आगे लिखा है मिहिर भोज। बताइए इसमें से गलत कौन सा है? तो ध्यान से देख लीजिए। इसका जो पूना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है यानी पूना ताम्रपत्र लेख है वही गलत है। इसका संबंध गुप्त डायनेस्टी से नहीं है। इसको लिखवाने वाली कौन थी? एक महिला थी और वो वाकाटक डायनेस्टी की क्वीन हुआ करती थी। उनका नाम था, यहां आप देख रहे हैं, प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त का मतलब ये नहीं है कि वो गुप्त डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, उनका संबंध वाकाटक डायनेस्टी से था। तो यहाँ पर पूना ताम्रपत्र लेख वाला जो है यही गलत है, इसमें गुप्त डायनेस्टी नहीं होगा, तो इसका ए हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। चौथे नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है। कोई एक जो है वो सही ढंग से मेल नहीं खाता है और जो मेल नहीं खाता है वही आपको ढूंढना है। तो शिलप्पाधिकारम, उसके रचयिता कौन थे? इलंगोवादिगल थे, ऐसे दिया हुआ है। मणि मेखले के रचयिता सतनार थे। मुद्रा राक्षस को विशाखा दत्त ने लिखा था और रत्नावली के रचयिता शूद्रक थे। तो आप बताइए गलत क्या है? देखिए इसका डी ही गलत होगा। रत्नावली की रचयिता जो शूद्रक दे रखा है, शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की थी, न कि रत्नावली की। बाकी जितने हैं वो सब सही मेल खाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कालिदास और भारवी के बारे में कहा है। दोनों ही महाकवि थे और इनका उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है, किस इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होता है, उस अभिलेख का नाम आपको इसमें से चुनना है। तो बादामी होगा, एहोल होगा, देवपाड़ा होगा या गिरनार होगा। इसमें से कौन सा होगा देखकर बताइए। कालिदास और भारवी का उल्लेख ये प्राप्त होता है किसमें से? एहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। आप इसमें से जानते हैं एहोल अभिलेख में दोनों की ही जानकारी एक साथ उपलब्ध है। वैसे अगर अलग अलग करके देखेंगे तो कई सारे इंस्क्रिप्शन हो जाएंगे, लेकिन एहोल अभिलेख में दोनों की साझा सूचना प्राप्त होती है। इसका बी हो जाएगा। इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विशुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ है, यानी संस्कृत भाषा है वो भी कैसी है, मिलावटी नहीं है, विशुद्ध है। तो इस प्रकार से लिखा हुआ भारत का पहला अभिलेख कौन सा है ये बताना है आपको। तो ये धनदेव का अयोध्या अभिलेख है, या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, या सुई बिहार अभिलेख है, या नासिक अभिलेख है। इसमें से कौन सा विकल्प होगा देख लीजिए। और देखिए ये जो करेक्ट आंसर है आप भी जानते हैं, आपने बहुत सी जगह पे पढ़ा होगा, ये जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है उससे पहली जानकारी या जो पहली संस्कृत भाषा के अभिलेख की जानकारी है वो प्राप्त होती है। इसके बाद 7वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। इसमें क्वाइंस के बारे में दिया हुआ है।
तो सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी करवाने वाले कुषाण वंशीय शासक थे, ऐसा दिया हुआ है। शिव नंदी प्रकार के सिक्के, मतलब भगवान शिव और नंदी बैल का जो चित्रण है वो सिक्कों पर प्राप्त होता है वासुदेव प्रथम के। उसके बाद लक्ष्मी प्रकार के सिक्के मोहम्मद गोरी के समय के हैं, मतलब माता लक्ष्मी का उस पर चित्रण हुआ करता था। और सीसे के सर्वाधिक सिक्के जारी करवाने वाले सातवाहन रूलर थे, ऐसा इसमें दिया हुआ है। तो आप बताइए गलत क्या है, जो सही ढंग से मेल न खाता हो वो आपको बताना है। इसमें से जो बी वाला है वही गलत है। शिव नंदी प्रकार के जो सिक्के थे वो वासुदेव प्रथम के समय के नहीं थे, ये कुषाणों के शासनकाल में चले आ रहे थे, मतलब उन्होंने इस प्रकार के सिक्के बनवाए थे। इसके बाद आगे चलते, यहाँ देखिए 8वें नंबर के प्रश्न में जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो अभिलेख का नाम दिया है और लेखक का नाम दिया है। तो अशोक के अभिलेख के आगे लिखा है चापड़। देखिए लिखवाने वाले शासक का नाम नहीं बल्कि लिखने वाले लेखक का नाम आपको देखना है। यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख वासुल ने लिखा था। कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख वत्स भट्टी ने लिखा था। और एहोल अभिलेख का लेखक हरिश्चंद्र था, ऐसा दिया हुआ है। बताइए इसमें से कौन सा गलत है। तो इसमें से आपका गलत डी वाला है। डी वाला जो है जिसमें एहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में कह दिया है कि इसको हरिश्चंद्र ने लिखा था, जबकि इसको लिखने वाला कौन था, रवि कीर्ति था, आप भी जानते। इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न को देखिए। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे, ये आपको बताना है। लीलावती मैथमेटिक्स की एक अच्छी भारतीय किताब है और इसके रचयिता कौन है ये आप इसमें से देख लीजिए। रामानुज है, आर्यभट्ट है, कौटिल्य है या भास्कराचार्य द्वितीय है। इसमें से कौन सा नाम होगा। तो देखिए ये जो इसमें से नाम होगा वो इसमें देख लीजिए, ए, बी और सी और डी। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, भास्कराचार्य द्वितीय। ये जो थे ये गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे। इसका डी वाला ऑप्शन है। इसके बाद कॉलम ए को कॉलम 2 से आपको मैच करना है। एक तरफ कुछ डायनेस्टी के नाम दिए हैं और उनका जो क्षेत्र है या अधिकार क्षेत्र है वो दे रखा है। तो कदम्ब, इनका संबंध वैजयंती से था। पल्लव, कांची, चालुक्य, वल्लभी और मैत्रक, बादामी, इसमें से कौन सा आपका सही ढंग से मेल नहीं खाता है। एक से ज्यादा भी हो सकता है, देखकर बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा, तीसरा और चौथा। चालुक्य का संबंध किससे था, बादामी से था। और मैत्रक जो थे वो मध्य गुजरात से जुड़े हुए थे। तो यहाँ ये दोनों ही गलत है, जो तीसरा और चौथा है वो दोनों गलत है, इसलिए हम सी को चुनते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। 11वें नंबर के प्रश्न में ये कहा गया है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किस शासक की सभा में मौजूद थे या उसके दरबारी थे। यहाँ समुद्रगुप्त का नाम दिया है, कुमारपाल का नाम है, स्कंदगुप्त का नाम है और राजेंद्र चोल का नाम है। इसमें से कौन सा होगा। तो 11वें नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा कुमारपाल। इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। बी वाला जो ऑप्शन है उसमें कुमारपाल दिया है। उनके दरबार में ये महान जैन विद्वान जो थे ये एक दरबारी आश्रित कवि या लेखक के तौर पर मौजूद रहा करते थे। इस प्रकार से है। उसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें सम्राट हर्ष जो थे या राजा हर्ष, उनका दक्षिणा मार्गी विजय अभियान, इसको नर्मदा के तट पर किसने रोक दिया था। मतलब उसके पार वो दक्षिणा पथ या जो दक्षिण वाला क्षेत्र था उधर जा ही नहीं पाए। तो रोकने वाला रूलर कौन था ये आपको बताना है। और वो काफी शक्तिशाली था, वो हर्ष से तगड़ा सिद्ध होता है। तो वो पुलकेशिन प्रथम था, पुलकेशिन द्वितीय था या विक्रमादित्य फर्स्ट या सेकंड था। इसमें से कौन सा होगा। तो ये दोनों तो फालतू विकल्प है, इन्हें आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब पुलकेशिन कौन से नंबर का था, पहला वाला था कि दूसरा वाला था, बताइए। और इसका पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। ये काफी ज्यादा पावरफुल था और ये इनके विजय अभियान को यहीं पर थाम देता है और इन्हें पराजित कर देता है। तो बी वाला ऑप्शन होगा। इसके बाद 13वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 है। इन्हें आपको कोड का उपयोग करके मिलान करना है और मिलान करके नीचे वाले से मैच कराना है। तो एक तरफ लिखा हुआ है कुछ क्वाइंस के बारे में। ये जो मुद्रा करके दिया है ना, इसका मतलब क्वाइंस अर्थात सिक्के हैं। तो अप्रतिग मुद्राएं अर्थात सिक्के, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद कृष्ण बलराम वाले सिक्के, आदि वाराह की मुद्राएं या उनके सिक्के, और बैल प्रकार की मुद्राएं। और उसके आगे यहाँ पर कुछ जो जारी करवाने वाले रूलर हैं उनके नाम दिए हैं। तो अगाथोक्लीज का नाम दिया है, स्कंदगुप्त का नाम दिया है, कुमारगुप्त है और मिहिर भोज है। कौन सा किससे मैच करेगा ये इसे मिलाकर देखिए इसका बी वाला हो जाएगा। बी के हिसाब से इसे मैच कराएंगे, जो बी वाला ऑप्शन है उसके हिसाब से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहले का तीसरा हो जाएगा, इसके बाद दूसरे का पहला हो जाएगा, जो तीसरा वाला है उसका चौथा हो जाएगा और चौथे वाले का दूसरा हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी मैचिंग होगी। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। किस शासक की पत्नी ने रानी की बाव का निर्माण करवाया था। मतलब ये हमारे जो नोट हैं, मतलब भारतीय मुद्राएं हैं, उनके ऊपर भी छपी रहती है रानी की बाव। तो विश्व धरोहर स्थल के तौर पे यहाँ पर किस शासक की पत्नी ने इसे बनवाया था ये आपको बताना है। तो शासक का नाम नीचे दिया है, जयसिंहा सिद्धराज, मूलराज प्रथम, भीम प्रथम और भीम द्वितीय। इस प्रकार से राजाओं के नाम दे रखे हैं। इसमें से कौन सा होगा। ये भीम प्रथम की जो महारानी थी उनकी स्मृति में या उनके द्वारा ये रानी की बाव का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। वेनसांग को नालंदा में कौन सा भारतीय नाम दिया गया था। मतलब भारत में अपने भी नामकरण कर दिए जाते थे, जैसे बाहरी जो विदेशी आते थे वो भी नामकरण करते थे। तो यहाँ भारतीय लोग भी विदेशियों का नामकरण करने में लगे रहते थे। तो उन्हें बुद्ध देव कहा गया, मोक्ष देव कहा गया, शकुनी कहा गया या धर्म रक्षित कहा गया। इसमें से कौन सा नाम होगा जो कि वेनसांग को यहाँ पर दिया गया नालंदा में। क्वेश्चन नंबर 15 और इसका करेक्ट आंसर मोक्षदेव हो जाएगा। जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा, मोक्षदेव।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कहां पर सातवाहनों को आंध्र भृत्य कहकर संबोधित किया गया। भृत्य का मतलब होता है दास या सेवक, और आंध्र का मतलब है कि ये आंध्र क्षेत्र की जाति से जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार का संबोधन सातवाहनों को किसने दिया था, मतलब किस अभिलेख से प्राप्त होता है, उसकी सूचना हमें बतानी है। रुम्मिनदेही इंस्क्रिप्शन है, दीपवंश है, मृच्छकटिकम है या पुराण है। मतलब ये अभिलेख है और नीचे जो 3 दिए हैं वो ग्रंथों के नाम। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। प्रश्न संख्या 16, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुराण। पुराणों में कौन सा पुराण है ये आप बताइएगा। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि ये आंध्र भृत्य वंशीय थे। इसके बाद 17वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारत में शून्य का प्राचीनतम संदर्भ प्राप्त होता है। 0 भारत ने दिया है और उसके बाद दुनिया ने गिनती गिननी सीखी। तो शून्य का प्राचीनतम संबंध, ये संदर्भ जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है। भरहा अभिलेख से प्राप्त होता है, मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख था उससे प्राप्त होता है, गिरनार से प्राप्त होता है या अयोध्या इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होता है। यहाँ जितने भी साक्ष्य हैं वो दे रखे हैं, कौन सा होगा। और क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन ऑफ मिहिर भोज, इससे 0 का रेफरेंस हमें प्राप्त होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 को देखिए। विच डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया क्लेम टू रूल अयोध्या बाई देयर एसिस्टर। मतलब यहाँ पे दक्षिण भारत के किस राजवंश ने अपने पूर्वजों के द्वारा अयोध्या पर शासन करने का दावा किया। ये सोलंकी चालुक्य थे, कल्याणी के चालुक्य थे, चोल वंशीय शासक थे या चेर वंशीय थे, इसमें से कौन से थे। और क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा चालुक्य ऑफ कल्याणी। कल्याणी के जो चालुक्य थे उनका ऐसा दावा था कि उनके जो पूर्वज थे, उनके पहले वाले दादा परदादा, वो अयोध्या पर शासन करते थे। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो इनका कालक्रम दिया हुआ है, जैसे खिज्र खान दिया है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, नसरुद्दीन खुसरो शाह है और जूना खां है या जौना खां। इन्हें आपको क्रम से अरेंज करना है, यानी पहले कौन और बाद में कौन, और उसके बाद नीचे वाला जो पेयर है उससे मैच कराना है। तो प्रश्न संख्या 19 जो है इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इसका सी वाला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। पहले दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद तब पहला। इस हिसाब से इसे मैच कराएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 में एक तरफ लिस्ट 1 और दूसरी तरफ लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में मध्य पाषाणकालीन स्थल यानी मेसोलिथिक साइट्स हैं, और दूसरी तरफ वो किस स्टेट में है यानी राज्य में है वो दे रखा है। इसे आपको मैच कराना है और मैच कराकर नीचे जो कोड वर्ड है उससे देखना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो गिदलूर है, उसके बाद संगनकल्लू है, टेरी है और भीमबेटका है। और यहाँ मध्य प्रदेश दिया है, तमिलनाडु दिया है, कर्नाटक है और आंध्र है। आपको इसको मैच करके देखना है। भीमबेटका को पहले भीम बैठका कहा जाता था, बैठक मतलब बरामदा होता है, तो उस नाम से बिगड़ते बिगड़ते इसका नाम भीमबेटका हो गया है। गुफा चित्र है यहाँ पे, आप जानते ही हैं। तो इसमें से कौन सा किससे मैच करेगा देख लीजिए। और प्रश्न संख्या 20 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, उसी हिसाब से इसे मिलाएंगे। पहले वाले का चौथा हो जाएगा, दूसरे वाले का तीसरा हो जाएगा, सी वाले का दूसरा होगा। और आप जानते ही हैं कि भीमबेटका का संबंध किससे होगा, मध्य प्रदेश से होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा 20वें नंबर का प्रश्न। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। यहां तक हमने देखा। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रश्न संख्या 21 में आपने देखा, इसमें सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। एक तरफ ज्वालापुरम है, चिरांद है, उसके अलावा सिंगी तालाब है और चिरकी है। इसका संबंध किस राज्य से है वो आपको मिलाना है, देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला ही होगा। मतलब इसमें देख लीजिए, दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा, इस हिसाब से मिलाया जाएगा। ए वाले का दूसरा हो जाएगा, बी वाले का चौथा हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए, इसमें जो सिंगी तालाब है राजस्थान से जुड़ जाएगा और चिरकी का संबंध महाराष्ट्र से है। इस प्रकार से इसकी मैचिंग होगी, तो ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ भी मिलान करना है। तो एक तरफ स्थान का नाम और नदी का नाम जो है वो सूची 2 में दे रखा है। सूची 1 में क्या है, जगह का नाम है, ये सब आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गई, और उसके अलावा सूची 2 में नदियों का नाम है। तो मांडा है, सुतकांगेडोर है, दैमाबाद है और आलमगीरपुर है। और इधर चेनाब नदी का नाम दिया है, दाश्क है, प्रवरा है और हिंडन है। कौन सा किससे मैच करेगा ये आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 22 और 22 का जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा। इसमें भी ए ही सही है, मतलब ए के हिसाब से अगर इसे मैच कराएंगे तो मांडा का क्या हो जाएगा, चेनाब हो जाएगा। सुतकांगेडोर का दाश्क हो जाएगा। ये सब पहले से ही करेक्टली मैच है, इसमें कुछ करना नहीं था, सीधा सीधा ये आमने सामने मैच हो जाएंगे इस प्रकार से, और इसका ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, देवदासी प्रथा ये किस अवधि में प्रचलन में थी, मतलब कौन सी डायनेस्टी या किस शासन काल में ये चलती थी। मंदिरों में लड़कियों को कम आयु से ही रखा जाता था, देवताओं की दासी बनाकर, और वास्तव में वो देवताओं की दासी नहीं होती थी। देवता इस प्रकार का काम नहीं करते हैं। ये जो वहाँ के पुजारी या पुरोहित होते थे वो अपनी सेवा के लिए इनको रखते थे, और बाद में ये दैहिक शोषण का अड्डा बन जाते हैं। फिलहाल विजयनगर काल, सल्तनत काल, चोल काल और प्रारंभिक जो वैदिक काल था, इसमें से किस समय ये देवदासी परंपरा या प्रथा प्रचलन में थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो विजयनगर साम्राज्य का जो समय काल था, उस समय इस प्रकार की परंपरा प्रचलन में थी। यहां तक हमने देखा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, जगत गुरु बादशाह ये उपाधि किसको दी गई थी। नाम काफी अच्छा है, जगत गुरु बादशाह।
तो ये टाइटल किसको दी गई थी? यहाँ नीचे दिया है इब्राहिम आदिल शाह सेकंड को यानी द्वितीय को, यूसुफ आदिल शाह को, कुली कुतुब शाह को या बरीद शाह को। ये नीचे नाम दिए हैं रूलर्स के, इनमें से किसके पास ऐसी टाइटल थी? और क्वेश्चन नंबर 24 का ए वाला ही सही होगा। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड जो था उसको इस प्रकार की उपाधि से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। इसमें कुछ स्थापत्यों के नाम और उसके निर्माता का नाम दे रखा है। तो 3 दरवाजा कुली कुतुब शाह, अलाई दरवाजा अहमद शाह, गोलकुंडा का किला अलाउद्दीन खिलजी और जहाज महल गियासुद्दीन। आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? जो सही ढंग से मेल खाता हो, करेक्टली मैच हो, वही सिर्फ आपको इसमें से तलाशना है। क्वेश्चन नंबर 25 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिर्फ चौथा वाला, जहाज महल। ये गयासुद्दीन के द्वारा बनवाया गया है और बाकी जितने हैं वो उल्टे पुल्टे मैच हैं, आप देख ही रहे हैं। तो इसका केवल चौथा यानी ए वाला जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। मालवा के अंतिम सुल्तान अकबर ने किसे हराया था? मतलब ये मालवा का जो अंतिम सुल्तान था उसको अकबर ने हराया था। अब मालवा का सुल्तान कौन था उसका नाम आपको बताना है। यहाँ हिंदी में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, अंग्रेजी में सही है। इसमें कहा गया है कि हु वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ मालवा डिफीटेड बाय अकबर। हिंदी वाला जो है उसमें थोड़ी सी गलती है। फिलहाल इसमें से देखकर बताइए, बाज बहादुर होगा या मोहम्मद शाह सेकंड होगा, आदम खान होगा, या आप देख रहे हैं, या पीर मोहम्मद खान होगा। इसमें से कौन सा होगा? और क्वेश्चन नंबर 26 इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बाज बहादुर। बाज बहादुर को यहाँ अकबर ने पराजित किया था। ये कौन था? ये मालवा का अंतिम सुल्तान था। इसके बाद रानी दिद्दा का विवाह किस वंश के शासक के साथ हुआ था, ये आपको बताना है। उत्पल वंश या सशकर वंश, ये सब डायनेस्टी के नाम दिए हैं। लोहार वंश और कारकोट वंश। किससे हुआ था बताइए, मतलब किस डायनेस्टी में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 27 यशस्कर डायनेस्टी। इसका जो बी वाला है वो सही, यशस्कर डायनेस्टी, बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कुमारगुप्त का कौन सा अभिलेख उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? मतलब इसका ये तात्पर्य हुआ कि 3 जो बचेंगे वो यूपी में ही है, तो उनको भी ध्यान दीजिएगा। बिलसड़ है, मानकुंवर है, करमदंडा है और तुमैन है। इसमें से कौन सा इंस्क्रिप्शन यूपी में नहीं है, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 और 28 का जो डी वाला है वो सही हो जाएगा। तुमैन अभिलेख ये हमारा यूपी में नहीं है और बाकी जितने हैं वो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में मौजूद है। डी वाला इसका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, एक तरफ कुछ इंडस साइट्स दी हुई हैं और उधर जो दूसरी साइड आप देख रहे हैं दाहिनी तरफ वाला, उसमें आप चिनाब नदी, इस प्रकार से नदियों के नाम देख रहे हैं। तो सैंधव स्थल को नदियों से मिलाया गया है। इसमें से कोई एक जोड़ा जो है वो सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वही आपको तलाशना है। तो मांडा, उसके आगे लिखा है चिनाब, दैमाबाद के आगे लिखा है प्रवरा, लोथल के आगे घग्गर और भगवानपुरा के आगे सरस्वती। तो इसमें से कौन सा सही मैच नहीं करता है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। लोथल घग्गर ये वाला जो मैच है ये सही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 वंश और राजधानी दिया हुआ है। तो चंदेल डायनेस्टी है, परमार डायनेस्टी है, पल्लव है और मैत्रेयक है। और उसके आगे इनकी राजधानियों के नाम दे रखे हैं। तो खजुराहो है, धर है, इसके अलावा मान्यखेत है, ये धार है, असल में धर दिया हुआ है। उसके बाद वल्लभी। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जो सही मेल ना खाता हो वो आपको ढूंढना है। और क्वेश्चन नंबर 30 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पल्लव वंश का जो मान्यखेत दे रखा है यही गलत है और बाकी सब तो इसमें सही है। मतलब चंदेल का खजुराहो, परमार का धार और मैत्रक का वल्लभी। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर कहा गया प्रथम लिपि के आविष्कर्ता किस सभ्यता के लोग थे, ये आपको बताना है। पहली बार जो लिपि का आविष्कार है वो किस सभ्यता के लोगों ने किया था? सिंधु घाटी सभ्यता, कायथा, मेसोपोटामिया या सुमेरिया? इसमें से कौन सी सिविलाइजेशन थी आपको देखना है। और क्वेश्चन नंबर 31 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने पहली बार लिपि का आविष्कार किया, यानी स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया, ये हमने देखा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 ठीक नीचे ही है, कादम्बरी, मुक्ताडितक, इसके अलावा चंडी शतक, इस प्रकार की जो पुस्तक हैं 3 अलग अलग किताबों के नाम दिए हुए हैं। इसके रचनाकार कौन है? विशाखा दत्त है, कालिदास है, बाणभट्ट है या विष्णु शर्मा? कौन होंगे? तो इसके जो रचयिता है वो बाणभट्ट होंगे। आप कादम्बरी से ही गेस कर सकते हैं, बाकी दोनों जो है उनको भी याद रखिएगा क्योंकि ये एक साथ कभी नहीं देगा। एक साथ देगा तो प्रश्न जो है वो हलवा हो जाएगा। यहाँ तीनों को अलग अलग दे सकता है या इसमें से जो ज़्यादा टेढ़े वाले हैं वो दे सकता है, तो बाणभट्ट इसका उत्तर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए। जहाज महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बाज बहादुर ने करवाया था, गयासुद्दीन ने करवाया था, महमूद बेगड़ा ने करवाया था या होशंग शाह ने करवाया था? इसमें से कौन सा रूलर था? और क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा गयासुद्दीन। बी वाला जो इसका राइट आंसर है उसे आप देख रहे हैं, ये हमने पीछे भी एक प्रश्न में देखा था। इसके बाद 34 को देखिएगा। एहोल अभिलेख में किसकी प्रशंसा की गई है, ये आपको बताना है। एहोल अभिलेख जो है उसमें किसकी तारीफ या किसका गुणगान किया गया है? जो राजा अभिलेख को अपने सौजन्य से लिखवाता था उसका भी गुणगान किया जाता था और उसके अलावा कुछ और जो रूलर्स होते थे या व्यक्ति होते थे उनका भी जिक्र प्राप्त होता था। तो पुलकेशिन प्रथम की प्रशंसा है, पुलकेशिन द्वितीय की है, विजयादित्य की है या कीर्तिवर्मन की है, किसकी है? तो इसमें अगर आप देखें तो एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की जो तारीफ है वो भर भर कर की गई है, उसे आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 35। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो कई सारे अधिकरणों में बटा हुआ है।
अधिकरण का मतलब होता है खंड, जैसे कि कोई बड़ा ग्रंथ लिखा जाता है तो उसमें कांड या अध्याय या पर्व इस प्रकार से बटे होते हैं। तो वैसे ही जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था उसमें भी अधिकरण थे। अब इनकी संख्या कितनी थी ये आपको बताना है। इसमें 15 अधिकरण थे, 25 अधिकरण थे, 33 थे या 37 थे, देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 35 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अधिकरण। वैसे भी आप जानते हैं लेकिन यहाँ फिर से रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद सातवाहन शासक किस वंश के माने जाते हैं ये आपको बताना है। सातवाहन रूलरों को किस वंश का माना गया है, इसमें से देखिए उन्हें वैश्य माना गया है, शूद्र माना गया है, ब्राह्मण माना गया है या आंध्र माना गया है। तो इन्हें ब्राह्मण माना गया है, मतलब माना गया है कि ये ब्राह्मण थे वंश के आधार पर। वैसे अगर जाति देखा जाए तो ये भृत्य जाति जो आंध्र वृत्तीय जाति थी उसके माने गए हैं, पुराणों में ऐसा ब्यौरा प्राप्त होता है। फिलहाल इसका सी सही। इसके बाद 37 को देखिएगा, यहाँ पर कहा गया कि किसके समय में जैन संप्रदाय दो अलग अलग पंथों में यानी एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर इसमें विभाजित हो गया था। ये चंद्रगुप्त प्रथम का समय था, चंद्रगुप्त द्वितीय का समय था, महापद्मनंद का समय था या घनानंद का समय था। ये किसका समय था आपको बताना है। तो यहाँ अगर आप देखें तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो नाम है वो आता है, मतलब यहाँ पे चंद्रगुप्त की बात हो रही है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ विक्रम संवत कब शुरू हुआ था ये आपको बताना है। तो विक्रम संवत की तारीख वैसे भी आप जानते हैं, वही इसमें से ढूंढनी है। 78 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का मतलब बिफोर जीसस क्राइस्ट, तो बीसी हो जाता है, मतलब 78 बीसी। इसके बाद 87 बीसी, 75 बीसी या 57 बीसी, इसमें से कौन सा विक्रम संवत की तारीख है। और 38 को आपने देखा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 57 ईसा पूर्व ये विक्रम संवत की शुरुआत की तारीख है, यानी जो ईस्वी संवत स्टार्ट होता है उससे ये 57 साल पहले चलता है, यानी आगे चलता है। मतलब जो वर्तमान में हमारी तारीख चल रही है जैसे सन 2021 चल रहा है, तो इसमें अगर आप 57 जोड़ देंगे तो आपको विक्रम संवत पता लग जाएगा। इसके बाद 39वें नंबर के प्रश्न में देखिए, इसमें कहा गया है कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, राज्य के 7 अंग होते हैं तो उन सप्तांग सिद्धांत को यहाँ दर्शाया गया है और उसमें कौन सी चीज़ शामिल नहीं है। शरीर के 7 अंगों को इसमें राज्य के अलग अलग पहलुओं के तौर पर दर्शाया गया है। तो कौन सा अंग शामिल नहीं था, सिर शामिल नहीं था, मुख शामिल नहीं था, कर्ण यानी कान शामिल नहीं था या नाक शामिल नहीं थी। कौन सी चीज़ इसमें शामिल नहीं की गई थी। और क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर है, नाक को इसमें शामिल नहीं किया गया था, वो इससे बाहर थी, बाकी जितने हैं वो इसके हिस्से थे। 7 अंग से ये बना हुआ था। 40वें नंबर के प्रश्न में दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना के बारे में कहा गया है और इसके अलावा अकाल संहिता, ये दोनों चीज़ सल्तनत काल के एक शासक के द्वारा लाई गई थी। अब किसके काल में लाई गई थी आपको बताना है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में, एमबीटी के समय में या गयासुद्दीन तुगलक के समय में, इसमें से कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 को आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। जग जाहिर बात है ये सब मोहम्मद बिन तुगलक का काम था, पढ़ा लिखा बेवकूफ़ उसको कहा जाता था या फिर अब पागल। तो बुद्धिमान व्यक्ति था लेकिन उसके निर्णय गलत साबित होते थे, मतलब उसमें या तो उसका दुर्भाग्य कहा जा सकता है या गलत समय पर गलत निर्णय लेता था, ये बात। इसके बाद 41वें नंबर के प्रश्न को देखिए, सल्तनत काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासन काल में हुए हैं। सल्तनत काल जो पूरा चला, मतलब शुरुआत से लेकर मोहम्मद गोरी के दासों से लेकर पूरा जो इब्राहिम लोदी तक चला, उसमें मंगोल आक्रमण किसके समय में सबसे ज़्यादा हुए हैं ये आपको बताना है। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक, इसमें से कौन सा होगा। और क्वेश्चन नंबर 41 का अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, इसका ए वाला सही, ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसके बाद 42 को देखते हैं, इसमें जो 42वें नंबर का प्रश्न है उसे देख लीजिए। महमूद गजनवी का समकालीन कौन था। गजनी लिखा हुआ है या गजनवी आप कह सकते हैं, वही बात है। इसका समकालीन कौन था ये आपको देखना है। दंतिदुर्ग, परांतक प्रथम, परमार भोज या पृथ्वीराज तृतीय, इसमें से कौन सा होगा। और क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा परमार भोज। परमार भोज ये इसका कंटेम्प्रोरी था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, मध्य भारत में भारत के किस नगर को शिराज ए हिंद कहा जाता है। तो मध्य भारत या उत्तर भारत आप कह लीजिए, ये मध्यकाल है असल में, मतलब मेडिवल टाइम पीरियड में शिराज ए हिंद के नाम से भारत में कौन सा स्थान फेमस था। तो आप जानते ही हैं कि ये जौनपुर की बात हो रही है। ये कला, संस्कृति और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र उस समय हुआ करता था। इसके बाद 44वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके मकबरे को दक्षिण का ताजमहल या काला ताज कहा जाता है। ये बहू बेगम का मकबरा है या रबिया उद दौरानी का मकबरा है या जेबुन्निसा का मकबरा है या मेहरुन्निसा का मकबरा है, इसमें आप देख रहे हैं। तो इसमें से कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 44। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसे कि बीबी का मकबरा या ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। इसके बाद ये औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था और उसने अपने पिता शाहजहां की नकल करने का प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में उसके प्रशासन में सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। ये कौन सा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी था, अकबर था, औरंगजेब था या शाहजहां था। तो आप जानते हैं कि औरंगजेब को कठमुल्ला कहा जाता था, मतलब वो बहुत ज़्यादा कट्टर इस्लामिक नीतियों का पालन करता था, जो कि प्रजा के लिए उतनी ज़्यादा हितकारी नहीं होती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर में प्रशासन में अधिकारियों की संख्या थी जो कि हिंदू थे, वो तादाद औरंगजेब के समय में ही देखी गई थी। तो इसका जो 45 का करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, औरंगजेब। इसके बाद आगे चलते हैं,
46वें नंबर के प्रश्न को देखिए, इबादत खाने का निर्माण अकबर के द्वारा 1575 में कहां पर करवाया गया था, वो स्थान आपको बताना है। ये आगरा था, फतेहपुर सीकरी था, गोलकुंडा था या देवगिरी था, इसमें से कौन सा स्थान था। 2 विकल्प तो वैसे ही बाहर हो जाते हैं, बचता है फतेहपुर सीकरी और आगरा, इसमें से बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, बी वाला इसका सही है, सरल था, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। 47 को देखिए, मुगल वंश के किस शासक ने योग वशिष्ठ और भगवत गीता जो हिंदू धर्म ग्रंथ थे उनका फारसी भाषा में यानी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवाया। ये कौन सा शासक था, इसमें दारा शिकोह का नाम दिया है, उसके अलावा शाहजहां, औरंगजेब और अकबर, इसमें से कौन सा था। तो 47 का जो करेक्ट आंसर है वो दारा शिकोह हो जाएगा। दारा शिकोह की इसमें व्यक्तिगत रुचि थी, वो सभी धर्मों में काफ़ी ज़्यादा गहरी रुचि रखता था और साहित्य का गहराई से अध्ययन करता था। इसके बाद 48 को देखते हैं, हालांकि उसमें राजा बनने के गुण नहीं थे, राजा बनने के लिए जो दाव पेच चाहिए होता है वो औरंगजेब के पास था, दारा शिकोह के पास नहीं था, लेकिन औरंगजेब के पास सहिष्णुता नहीं थी, दोनों में 2 तरह की खामियां थी। और इसके बाद 48 को देखते हैं, मुगल शासनकाल में किस अधिकारी का कार्य शरीयत के नियमों का पालन करवाना था। मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति होता था जो कि शरिया या शरीयत जो थी, इस्लामिक कानून, उनका पालन करवाने के लिए रखा जाता था। ये कोतवाल होता था, मीर बख्शी होता था, मुहत्सिब होता था या मुफ्ती होता था, मुस्तफ़ी जिसको कहा जाता था, इसमें से कौन सा होगा। 48 ये मुहत्सिब होता था, मुहत्सिब का काम था शरीयत के नियमों का कड़ाई से पालन करवाना, ये उसी लिए रखा जाता था। इसके बाद 49 बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के द्वारा या उसके बाद प्राप्त की थी। गाजी का मतलब क्या होता है, काफिरों को मारने वाला। तो ये टाइटल वो कब एज्यूम करता है, चंदेरी के युद्ध के बाद, सर ए पुल के युद्ध के बाद जिसमें कि वो हार जाता है शैबानी खां से, पानीपत के युद्ध के बाद जहां वो इब्राहिम लोदी को मरवा देता है, मतलब मार डालता है, और पानीपत की जो लड़ाई है वो मुगलों के फेवर में जाती है, या खानवा के युद्ध के बाद, इसमें से कौन सा होगा। तो 49 का जो करेक्ट आंसर है वो बैटल ऑफ खानवा हो जाएगा। राणा सांगा के खिलाफ जो अभियान इन्होंने छेड़ा था उसे ये गाजी की उपाधि के तौर पे समापन उसका करता है, मतलब काफिरों को इसने मारा था, ऐसा माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, इसमें रचनाएं और लेखक का नाम दिया है, जो सुमेलित नहीं है वो आपको ढूंढना है। तो कानून हुमायूनी, उसके आगे लिखा है ख्वार मीर, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, तारीख शेरशाही अब्बास खां शेरवानी और तारीख अकबरी शम्स सिराज अफीफ, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो देखकर बताइए। और क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है वो तारीख अकबरी का हो जाएगा। तारीख अकबरी को शम्स सिराज अफीफ ने नहीं लिखा था। अब किसने लिखा था जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक हमने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है और तब तक के लिए नमस्कार।